नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस परिवार में। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और अब एक मुद्दा उठ चुका है कि नॉर्मलाइजेशन कब होगा, कितना होगा, किस शिफ्ट को मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, वो सारी चर्चाएं हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने सेशन को शेयर भी कर दिया करो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। आइएगा समझते हैं इसको, खेल को, कि भाई क्या हो रहा है। देखो, जैसे आज का थंबनेल भी है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, किस आधार पर होगा, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइएगा सारी बातें समझते हैं, जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जो भी साथी हमारे साथ में हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्शन क्लासेस के अंदर आना चाहते हैं, डायरेक्शन क्लासेस आप सभी को पता होगा वैसे कहाँ चलती है, नहीं पता है जिन साथियों को मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील मवाना पड़ती है, यहाँ पर आप सभी लोगों की क्लासेस चलती है डायरेक्शन क्लासेस के नाम से। और यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग सीखने के लिए मिलती है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों की क्लासेस 4 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और टाइमिंग आप लोगों की रहेगी 9 से 10 मैथ्स, 10 से 11 मैथ्स और 11 से 12 रहेगा मेरे प्यारे बच्चे रीजनिंग। अगर आप हमारे साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं, जिससे आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आप लोगों का मैथ्स बाई अंकित डायरेक्शन के नाम से आप इस चैनल पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों सेम नाम से आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जिस पर आप सभी लोगों को सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी जाती हैं। क्लास नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है बेटे, आइएगा आगे समझते हैं अगली कहानी। अब देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप लोगों की वैकेंसी आई थी तो उसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बता दी गई थी कि टोटल वैकेंसी थी आपकी 60,244 टोटल वैकेंसी थी। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे यूआर की या जनरल की, तो इसमें 24,102 आप लोगों की जनरल कैटेगरी की थी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहाँ आपकी 6,024 वैकेंसी थी। ओबीसी की बात करेंगे तो 16,264 वैकेंसी थी। अगर हम एससी की बात करेंगे तो 12,650 वैकेंसी थी। और मेरे बच्चे, आप लोगों की एसटी की वैकेंसी कितनी थी इसके अंदर? 1,204 थी। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपकी ऑफिशियल है, ये सारी जानकारी आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, ऐसा नहीं है आप पहली बार देख रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो दिया है वो लगभग 34 से 35 लाख बच्चों ने दिया है। और उसके अंदर से केवल 5% बच्चे या 7% बच्चे बुलाए जाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करेंगे 5% की, तो 5% बच्चे जो बुलाए जाने हैं वो 1.5 लाख के आसपास बनते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है 2.5 लाख, ये सॉरी 2.5 गुना से 3 गुना बच्चे बुला रहे होंगे। 2.5 गुना बुला सकते हैं, 3 गुना भी बुला सकते हैं और उनके बीच में भी बुला सकते हैं। आइएगा जानते हैं, आगे का खेल समझते हैं क्या है। देखो बेटे, अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आप लोगों का डीवी पीएचटी जो इसका होने वाला है, उसके लिए इसमें कितने गुना बच्चे बुलाए जा रहे होंगे? अपना अंदाजा ये है 2.5 गुना से 3 गुना बच्चे आपको बुलाएंगे। और यहाँ से आपकी जो स्ट्रेंथ बनती है वो बनती है 1.5 लाख से 1,80,000 तक बच्चे इसमें बुलाए जा रहे होंगे डीवीपीएसटी के लिए। यानी आप अगर यहाँ से अपना परसेंटेज निकालते हैं तो 34 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो 5% ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप जानते हो तो। अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट का अंदाजा ये है कि 45 से 65 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, फिजिकल के लिए आपको नवंबर के आसपास बुलाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। यानी कि इस बार की दिवाली कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। और मेरे प्यारी साथी, आप हताश ना हो, परेशान ना हो। जिन साथियों का एग्ज़ाम किसी भी कारणवश खराब हो गया है या बिगड़ गया है, आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिएगा और पूरे दमखम से आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। आने वाली वैकेंसी में कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करके चलता हूं। आइएगा, जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह है ये आपकी दिसंबर
या जनवरी के आसपास बन रही होगी मेरे प्यारे भाई। यानी कुल मिला के यहाँ से ये जानकारी हमने ली है कि भाई आप लोगों के जो बच्चे बुलाए जा रहे होंगे वो 1.5 गुना से 3 गुना के आसपास बुलाए जा रहे होंगे। 1.5 गुना कर रहा हूँ, 2.5 गुना से 3 गुना के आसपास बुलाए जा रहे होंगे। इसमें आप लोगों की जो स्ट्रेंथ जा रही होगी वो 1,50,000 से 1,80,000 के आसपास बच्चे जा रहे होंगे DVPST के लिए, फिजिकल के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए किस प्रकार से प्रोसेस चालू होगा। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे किसी बच्चे के नेगेटिव में 30 क्वेश्चन कट जाए, चाहे किसी के 50 कट जाए, किसी के 20 कट जाए या किसी के 10 कट जाए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, जीरो असर रहेगा इस पर। अगर हम बात करेंगे तो आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी के अंदर जब ये आप लोगों की वैकेंसी आई है और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, ये सभी साथी जानते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कम नहीं होंगे। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा इन्होंने कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया है। आगे बात करेंगे, ये जो आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के आधार पर ही ज़्यादातर सभी संस्थाएं अपना नॉर्मलाइजेशन निकालती हैं। जितनी भी संस्थाएं आप लोगों की है, ये आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट से प्रमाणित हो चुका है कि भाई इसी फॉर्मूले के आधार पर हम आप लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे होंगे। सभी संस्था ज़्यादातर इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। ये जो भी फॉर्मूला है, MIJ जो भी है, इसकी बारीकी से चीज़ें आप लोगों की लिखी हुई है आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर। मैं आप सभी साथियों को इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा जिस प्रकार से ये चीज़ें लिखी हुई है। आइए समझते हैं, जानते क्या है ये। देखो बेटे, इसमें सबसे पहले आता है आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। आपने मान लीजिएगा 180 अंक प्राप्त किए, आपने 190 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर आता है आगे सभी शिफ्ट के 0.1% श्रेष्ठ छात्र। सभी शिफ्ट के अंदर जो है जो 0.1% श्रेष्ठ छात्र बनते हैं वो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। 0.1% ही क्यों लिए गए हैं, क्योंकि मेरे साथी आप सभी जानते होंगे आपके पेपर के अंदर 5 से 10 सवाल या 10 से 15 सवाल ऐसे रहे होंगे जो बहुत कम साथी बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत कम साथी ऐसे होते हैं जो जानते हैं। और अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन वही छात्र अटेंड कर पाते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं या कह सकते हैं श्रेष्ठ होते हैं। तो 0.1% श्रेष्ठ छात्र यहाँ लिख दिए जाते हैं। आगे सभी शिफ्ट के एवरेज छात्र, आपकी शिफ्ट के एवरेज छात्र और माइनस कर दिए जाते हैं आपकी शिफ्ट के एवरेज छात्र। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाता है आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक माइनस आपकी शिफ्ट के एवरेज अंक। उसके बाद में प्लस कर दिया जाता है सभी शिफ्ट के एवरेज अंक मेरे प्यारे बच्चे। और इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक डाटा निकल के आता है, एक नंबर निकल के आता है। इसको अगर हम किसी नंबर पे समझना चाहे, मान लीजिएगा हम 24 तारीख की शिफ्ट 1 के लिए समझ रहे हैं, मान लीजिए केवल एक अंदाजा है, हम 24 तारीख की शिफ्ट 1 के लिए समझ रहे हैं। मान लीजिएगा किसी छात्र के 170 अंक आ रहे हैं, 170 नंबर वो प्राप्त कर रहा है और सभी शिफ्ट के 0.1% श्रेष्ठ छात्र मान लेते हैं 195, 195। यहाँ पर 195 अंक बन रहे हैं सभी शिफ्ट के जो है 0.1% श्रेष्ठ छात्र जो है। उसके बाद सभी शिफ्ट के एवरेज छात्र के बन रहे हैं 165, हालांकि इससे ज़्यादा बन रहे हैं। मैं आप लोगों को केवल एक जनरल फॉर्मूला समझा रहा हूँ किसी नंबर पर। आगे समझेंगे आपकी शिफ्ट के श्रेष्ठ छात्र, आपकी शिफ्ट के श्रेष्ठ छात्रों का एवरेज मान लीजिए वो बन रहा है आपका 170। आपकी शिफ्ट के एवरेज छात्र बन रहे हैं वो बन रहे 165 और ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोगों के आपके द्वारा प्राप्त अंक यानी 170 माइनस कर देंगे इसके आपकी शिफ्ट के एवरेज अंक 165 और प्लस कर देंगे सभी शिफ्ट के एवरेज यानी कि 165। जब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ से माइनस करेंगे तो 30 आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना भाई। 195 माइनस 165 30 आ रहा है और ये आ रहा है नीचे 5। इधर आ जाएंगे तो यहाँ से 5 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे और ये आ जाएगा 165। यानी कि यहाँ से आप लोगों का डाटा निकल के आता है 195। 195 आपके पास जो आया है, आप लोगों के प्राप्त नंबर कितने थे 175 और ये 175 से कितना अधिक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे 25 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, 25 ज़्यादा है। और अगर ये 25 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की शिफ्ट के अंदर 25-25 नंबर बढ़ रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 25 नंबर बढ़ रहे होंगे तो सभी के 25 नंबर बढ़ रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने केवल और केवल आप लोगों को ये फॉर्मूला समझाया है कि ये किस तरीके से काम करता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ भी गए होंगे कि हाँ जी किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है बेटे।
अब मैं आप लोगों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होगी या नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर बढ़ रहे होंगे, तो जब बेटे आपके बढ़ रहे होंगे तो सभी के बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब या सामान्यकरण का मतलब होता है सभी को नॉर्मल कर देना, सभी को एवरेज बना देना, सभी को इक्वल कर देना, बराबर बनाने का प्रयास होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई मेरे नंबर कहीं कम ना हो जाएं या मेरे नंबर कम हो रहे होंगे। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके नंबर कम नहीं होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग से इस नॉर्मलाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, आप इस बात से तो बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, वो डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर, शिफ्ट के अंदर पूछे गए कठिन प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कठिन प्रश्न किसी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा है तो आप जानते ही होंगे कि उस शिफ्ट के अंदर बच्चे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कम अटेंड कर पा रहे होंगे, चीज़ों को कम समझ पा रहे होंगे। और मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे साथी के साथ में गड़बड़ हुई है कि उनकी शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत बन के आ रहे हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन तो सभी शिफ्ट के अंदर गलत रहा है, परंतु अगर हम बात करें तो कुछ शिफ्ट ऐसी रही हैं जिनमें क्वेश्चनों की जो गलती है वो ज़्यादा रही है। अब उन साथियों की क्या गलती है जिनकी शिफ्ट में गलत क्वेश्चन आ गया, बताइए। उन गलत क्वेश्चन की वजह से उनका कई बार कितना समय खराब हो जाता है कि आप लोगों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन शायद सही है और मैं कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, जिस वजह से हम उस क्वेश्चन के ऊपर, उन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा समय खराब कर देते हैं और जिस वजह से हम और क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। तो बताइए उन छात्रों की क्या गलती थी, ऐसी उन्होंने क्या गलती कर दी अपने जीवन में कि आपने उनकी शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन गलत पूछ लिए। अब आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो भी हमारे भाई ये चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन बढ़ने चाहिए या हमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमें अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मेरे भाई आप सभी जानते होंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ना ही आपके हाथ में है। अब इसका इंतज़ार करना होगा कि ये देखना होगा कि भाई रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा किस प्रकार से चीज़ें चल रही होगी। परंतु सरकार को या कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन गलत डाले हैं, ये जो संस्था आप लोगों की है जो इस एग्ज़ाम को करा रही थी, उसने जो क्वेश्चन गलत रखे हैं, उन गलत क्वेश्चनों की वजह से कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा होगा। तो आप लोगों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए ऐसे बच्चों के बारे में कि जिससे उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सके, जिससे उनको भी कोई प्रॉफिट या लाभ मिल सके। अगर वो बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो बहुत बालक ऐसे होंगे कि भाई वो पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते थे अगर वो क्वेश्चन गलत ना आते, वो क्वेश्चन अगर गलत ना होते शायद वो पेपर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे होते मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी होना चाहिए। अभी इस बात पर किसी ने कोई चर्चा उठानी शुरू नहीं की, शायद क्यों नहीं की हम नहीं जानते, पर करनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि भाई इस बात पर चर्चा कीजिए जिससे उन साथियों को प्रॉफिट मिल सके, उन साथियों को लाभ भी मिल सके जिनके शिफ्ट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। अब आप सोचिएगा, एक बच्चा ऐसा है जिसकी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन गलत है और एक ऐसा भी है जिसकी शिफ्ट में 6 या 7 क्वेश्चन गलत है। तो बताइएगा 6-7 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन में कितना अंतर आ जाता है, 5 क्वेश्चन का यानी 10 नंबर का अंतर आ जाता है। तो 10 नंबर से आप भी जानते हो मेरिट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, 10 नंबर पे कितने लाख बच्चे आउट हो रहे होंगे। तो मेरे सभी साथियों से ये निवेदन है, जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं, वो इस चीज़ को उठा सकते हैं और इस चीज पर एक बहस छिड़ सकती है और उसके बाद में हमारे कुछ साथियों को प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप चाहें तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, परंतु वही वाली बात आती है, कोई चाहता नहीं है जल्दी से। बस वो है कि जो मुद्दा गरम गरम होता है उस पर तो सब बात कर लेते हैं, पर जो अभी उठा ही नहीं है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा, जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिनका नहीं होगा आप परेशान मत होइए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई आगे कंटिन्यू रहे तो अपने भाई के लिए आप जो सेवा बोलेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूं हर समय आप लोगों की सेवा देने के लिए। कि जैसे भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई में जो योगदान कर सकता हूं मैं ज़रूर करूंगा। जो भी आप साथी मेरे से योगदान चाहते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, इस चैनल पर आ सकते हैं। हम आगने वाले समय में कुछ चीज़ें बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट लाभदायक होगी, मैथ्स के अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या आधार है, किस फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। उसके बाद में आप ये भी समझ रहे होंगे कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जिस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन कठिन रहे होंगे, ज़्यादा कठिन रहे होंगे, उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा।
अब बात ये आती है कि जी कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रही है मेरे भाई। अगर हम एक बात करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग, तो टीचर के अकॉर्डिंग तो सभी शिफ्ट एक जैसी ही दिख रही है, लगभग लगभग एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। परंतु अगर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हर स्टूडेंट को अपनी शिफ्ट टफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसे लगता है मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई है। हर स्टूडेंट को यही लग रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड है, मेरी शिफ्ट हार्ड है। पर कुछ साथी बोल रहे हैं कि 25 तारीख की जो शिफ्ट रही है वो ज़्यादा टफ रही है, सेकंड शिफ्ट ज़्यादा टफ रही है। यानी कि इसका मतलब ये है उस शिफ्ट के अंदर बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो देखते हैं जिस आधार पे भी ये चीज़ों को देखते हैं। अब ये तो हमने अपना अंदाज़ा बताया कि हमें 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे कठिन लग रही है, या इस डेट की ये शिफ्ट हमें सबसे ज़्यादा कठिन लग रही है। पर वो आप बोर्ड पर छोड़ दीजिएगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लेकर चल रहा होगा। हमारे हाथ में उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही आपके हाथ में है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन समझाई है वो सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी मेरे अकॉर्डिंग तो होगी नहीं। ठीक है भाई, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। सभी को जय हिंद, जय भारत।